हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। सो बिना देरी किए फटाफट से मैं बता देती हूँ, मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए पार्ट 4 लेकर वीडियो का, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे ये 8th टॉपिक हमारा चैप्टर 4 जो है कौन सी बुक का, तो क्लास 12 के हिस्ट्री का थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 जो बुक है उसका चैप्टर 4 थिंकर बिलीफ एंड बिल्डिंग, उसका 8th टॉपिक हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें दिया क्या हुआ है। सो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा, समझ आएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी की फटाफट से शुरू करते हैं अब। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक, मतलब फर्स्ट नहीं 8th टॉपिक, इस वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची, यानी कि स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। फटाफट से पढ़ लेते हैं, इसको जानते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। Each stupa has a history of its own. As we have just seen, some of these are histories of how they were built. जैसा कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने। But there are histories of discoveries as well, and let us now turn to some of these. साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। इन 1796, a local raja who wanted to build a temple stumbled upon the ruins of the stupa at अमरावती। 1996 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। He decided to use the stone and thought there might be some treasure buried in what seemed to be hill. Some years later, a British official named Colin Mackenzie visited the site. Although he found several pieces of sculpture and made detailed drawings of them, these reports were never published. उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्टें कभी छपी नहीं। एंड एक रिक्वेस्ट मैं आप लोग से और करना चाहूँगी कि आप लोग अपने साथ बुक खोल के जरूर बैठे, उससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा की तरफ। In 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, Andhra Pradesh, visited Amravati and collected several sculpture panels and took them away to Madras. These came to be called the Elliot marbles after him. 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। He also discovered the remains of the Western Gateway and came to the conclusion that the structure at Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupas ever built. उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार की भी खोज की, मतलब उसको खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। By the 1850s, some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places, to the Asiatic Society of Bengal at Calcutta, to the India Office in Madras, and some even to London. 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जाने लगे, मतलब अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। It was not unusual to find these sculptures adorning the gardens of British administration. कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। In fact, any new official in the area continued to remove sculptures from the site on the grounds that earlier officials had done the same. वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। One of the few men who had a different point of view was an archaeologist named H.H. Cole. पुरातत्ववेत्ता H.H. Cole उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। He wrote, "It seems to me a suicidal and indefensible policy to allow the country to be looted of original works of ancient art." उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। He believed that museums should have plaster cast facsimiles of sculpture, whereas the original should remain where they had been found. वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए।
Unfortunately, Cole did not succeed in convincing the authorities about Amravati, although his plea for in situ preservation was adopted in the case of Sanchi. दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैरा। ये थोड़ा आपको अजीब सा धुंधला सा लग रहा होगा बिकॉज ये प्रिंट अच्छा नहीं है बुक पे। सो कैमरा का फॉल्ट नहीं है, ये मेरा फॉल्ट नहीं है, बुक का प्रिंट अच्छा नहीं है। वाई डिड सांची सर्वाइव वाइल अमरावती डिड नॉट? सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? Perhaps Amravati was discovered before scholars understood the value of the finds and realized how critical it was to preserve things when they had been found instead of removing them from the site. शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। When Sanchi was discovered in 1818, 3 of its 4 gateways were still standing. The 4th was lying on the spot where it had fallen and the mound was in good condition. 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। Even so, it was suggested that the gateway be taken to either Paris or London. Finally, a number of factors helped to keep Sanchi as it was, and so it stands, whereas the Mahachaitya at Amravati is now just as my insignificant little mound, totally denuded of its former glory. तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। हमारा 8th टॉपिक खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 9th टॉपिक जो कि है ये स्कल्पचर यानी कि मूर्तिकला। अब हम इसको पढ़ेंगे, देखेंगे इसके अंदर दिया क्या, वो फटाफट से इसको पढ़ लेते हैं। We have just seen how sculptures were removed from stupas and transported all the way to Europe. हमने अभी अभी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। This happened partly because those who saw them considered them to be beautiful and valuable and wanted to keep them for themselves. Let us look at some of these more closely. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें यह खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसीलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। अब आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। इसका फर्स्ट सब टॉपिक है स्टोरीज इन स्टोन यानी कि पत्थर में गढ़ी कथाएं। यू मे हैव सीन वॉन्डरिंग स्टोरी टेलर्स कैरिंग स्क्रॉल्स of cloth or paper with pictures on them and pointing to the pictures as they tell the story. आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वो इन चित्रों को दिखाते हैं। Look at the figure 4.13. At first sight, the sculpture seems to depict a rural scene with thatched huts and trees. देखिए ये बहुत ही अच्छा नहीं है, ये इंक का इसका प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं तो ये एक्चुअली बहुत यहाँ पे अच्छा दिया हुआ है। मैं आप लोग को 1 मिनट में मैंने फ़ोन में खोला है, मैं आपको दिखा देती हूँ ये एक्चुअली में दिखता कैसा है। ये जो मैं पिक्चर दिया हुआ है एक्चुअली में है कैसा। सो फ्रेंड्स, ये रहा इसका रियल पिक्चर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक फैल गया है तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं हाथी भी है, टाइगर भी है, सब कुछ है इसमें, और यहाँ पे पिकॉक भी है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि चित्र 4.13 में देखिए, पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है। However, art historians who have carefully studied the sculpture at Sanchi identify it as a scene from वेशांतर जातक। परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया है, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। This is a story about a generous prince who gave away everything to a Brahmin and went to live in the forest with his wife and children. यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने के लिए चले गए। As you can see in this case, historians often try to understand the meaning of sculpture by comparing it with textual evidence. जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है कि अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। स्टार्ट करते हैं अब सेकंड सब टॉपिक, सिंबल्स ऑफ वर्शिप। इसका मतलब है उपासना के प्रतीक। चलिए इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। आर्ट हिस्टोरियंस हैड टू acquire familiarity with hagiographies of the Buddha in order to understand Buddhist sculpture.
बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। According to hagiography, the Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। Many early sculptors did not show the Buddha in human form. Instead, they saw his presence through symbols. कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। The empty seat was meant to indicate the meditation of the Buddha. उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा and the stup was meant to represent the महापरिनिब्बाण. उदाहरणतः रिक्त स्थान बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए. Another frequently used symbol was the wheel, और चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया. This stood for the first sermon of the Buddha delivered at Sarnath. यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था. As is obvious, such sculptures cannot be understood literally. For instance, the tree does not stand simply for a tree, but symbolizes an event in the life of Buddha. In order to understand such symbols, historians have to familiarize themselves with the traditions of those who produced these works of art. जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्ति कला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता है. उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, बल्कि वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था. ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को जाने. बढ़ते हैं अब अपने थर्ड सब टॉपिक की ओर, जिसका नाम है पॉपुलर ट्रेडिशंस, यानी कि लोक परंपराएं. Other sculptures at Sanchi were perhaps not directly inspired by Buddhist ideas. सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थीं. These include beautiful women swinging from the edge of the gateway, holding on to a tree. इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं. Initially, scholars were a bit intrigued about this image, which seemed to have little to do with renunciation. शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे. However, after examining other literary traditions, they realized that it could be representation of what is described in Sanskrit as a शलभंजिका. इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ पाए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शालभंजिका की मूर्ति है. According to popular belief, this was a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. लोक परंपरा में यह माना जाता है कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे. It is likely that this was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of the stup. ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ. The Salbhanjika motif suggests that many people who turned to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices, and ideas. Some of the recruitment motifs in the sculpture at Sanchi were evidently derived from these traditions. सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया. सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे. There are other images as well. For instance, some of the finest depictions of animals are found there. उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए. These animals include elephants, horses, monkeys, and cattle. While the Jataks contain several animal stories that are depicted at Sanchi, it is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers.
इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। Also, animals were often used as symbols of human attributes. Elephants, for example, were depicted to signify strength and wisdom. साथ ही जानवरों को मनुष्य के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। Another motif is that of a woman surrounded by lotuses and elephants, which seem to be sprinkling water on her as if performing an abhishek or consecration. इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। ये हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहाँ कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देव गजलक्ष्मी मानते हैं। While some historians identify the figure as Maya, the mother of Buddha, others identify her with a popular goddess, Gajlakshmi, literally the goddess of good fortune, who is associated with elephants. गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी जिन्हें प्रायः हाथियों से जोड़ा जाता था। It is also possible that devotees who saw these sculptures identified the figure with both Maya and Gajlakshmi. यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। Consider too the serpent which is found several pillars. कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। This motif seems to be derived from popular traditions which were not always recorded in text. यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। Interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be a center of tree, anti, and serpent worship. He was not familiar with Buddhist literature, most of which had not yet been translated, and arrived at this conclusion by studying only the images on their own. दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसीलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। सो फ्रेंड्स, हमारा 9th टॉपिक कंप्लीट हो गया। 10th टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आपको आंसर जरूर से जरूर मिलेगा। और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।